चलिए, हेलो दोस्तों, SK.Study वर्ल्ड विकास चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द आकर मेरे चैनल से जुड़े और क्लास में भाग लें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जुड़ रहे हैं तो ज्ञान पृथ्वी रोशन सर का क्वेश्चन बैंक किताब है और पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखिए, कराई लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है जी? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? 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 मणिपुर। मणिपुर में। कहाँ है जी? मणिपुर। मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। लोटा में मणि रख दो, लोटा में मणि रख दो। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। आई जो लोकटक झील है कैसा झील है? तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध, तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा एग्जाम में तो तैरते द्वीपों के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है? लोकटक झील। कौन झील? लोकटक झील। आप देखते हैं प्रमुख झील, तो सांभर झील कहाँ है जी? राजस्थान। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। लोनार झील, लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ? लोनार झील कहाँ? तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा कि तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है जी? लोकटक झील। कौन सा झील? और ये जो महाराष्ट्र में है कौन झील? लोनार झील। कैसा झील है? खारे पानी का झील। खारे पानी का झील है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा? किसने लिखा? किसका जीवनी लिखा हुआ इसमें? हर्षवर्धन का। हर्षचरित जो पुस्तक है उसमें किसका जीवनी लिखा है? हर्षवर्धन का। किसका है जी? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट। कादम्बरी और संस्कृत के पाणिनि। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, अरे अष्टाध्याय के पाणिनि, अष्टाध्याय के हिंदी व्याकरण के वही है पाणिनि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? बाणभट्ट की पुस्तक कौन से? कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक अब जो है कौटिल्य है। कौटिल्य किसका उपनाम? चाणक्य। चाणक्य तो उपनाम क्या क्या है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, और क्या है? भानुगुप्त। भानुगुप्त है, विष्णुगुप्त है और कौटिल्य है और चाणक्य है ये। तो चाणक्य पूछेगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य यानी कौटिल्य। चाणक्य नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा ज्यादा कौटिल्य। तो याद रखना अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा था? किसे? अर्थशास्त्र के जनक और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक के चाणक्य। कौन है जी? चाणक्य। अब है कालिदास। कालिदास की कौन सा पुस्तक लिखा? मेघदूतम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूतम कालिदास। यानी कि मोटा मोटी याद रखो कि कालिदास कौन सा पुस्तक, जितना भी पुस्तक के अंत में म लग जाए अधिकतर, ये खंड नहीं कि होबे करेगा, लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं कि इसका पुस्तक देखा गया है तो ज्यादातर पुस्तक कालिदास का पुस्तक देखा गया तो उसका उस पुस्तक का नाम जो है संस्कृत भाषा में, संस्कृत में म लगा हुआ है लास्ट में। याद रखना कि म लगने वाला पुस्तक में
तो कालिदास। म लग गया था मेघ, जैसे मेघदूतम, म लग गया मेघदूतम, तो मेघदूतम पुस्तक के लेखक अभिज्ञान शकुंतलम, म लगा अभिज्ञान शकुंतलम। और का बताओ रघुवंशम, देखो म लग रहा है रघुवंशम, किसकी लेखक है कालिदास की, किसका है कालिदास। इस प्रकार पुस्तक का नाम याद रख सकता है, समझ गया। अब हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया था, जीवनी लिखा गया था। अब कालिदास की पुस्तक जैसे कौन सी है रघुवंशम, यानी कि म लग जाएगा, सीधे याद रखना कि कालिदास की पुस्तक हमरा पूछ ले रहे हैं, तो जौन पुस्तक बा के लास्ट में म लग जाएगा, यानी संस्कृत अर्थशास्त्र। तो जैसे कि एग्जांपल देखा है तो रघुवंशम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, माल बेच के आए, अग्नि के ताप के मित्र बन गए। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास है। ऋतु संहार, ऋतु संहार याद रखना, इसमें नहीं लगता, हाँ फिर भी कालिदास के। फिक्स नहीं है कि म लगबे करेगा, ऐसा नहीं, खड़े ज्यादातर इसका पुस्तक एवरेज तुम देख लो म लग जाएगा। तो याद रखना ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है कालिदास। ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कालिदास, 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 कालिदास। तो ऐसी ऐसी चीजें के लिए ग्रुप डिस्कशन में ही बताया जाता है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े हुए रहे। अब से भवभूति, भवभूति, भवभूति पुस्तक के लेखक कौन है मालती माधव। भवभूति, मालती माधव, कौन माधव भवभूति, भवभूति, कौन भूति भवभूति, ये लिखा मालती माधव। पूछेगा एग्जाम में भवभूति पुस्तक के लेखक कौन है मालती माधव, मालती माधव। अब पूछेगा एग्जाम में, बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, महिला आंचल, महिला आंचल किसकी रचना है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। महिला आंचल पुस्तक के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। अब कौटिल्य बताए थे अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। भवभूति, भवभूति पुस्तक के लेखक मालती माधव, मालती माधव, मालती भवभूति, मालती माधव, कौन भूति मालती माधव। अब नेक्स्ट इस प्रकार पुस्तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। यौगिक जो होता है लगभग 95% कार्बन के, यौगिक जो है लगभग 95% कार्बन के बने होते हैं। क्यों क्यों कार्बन के बने होते हैं? तो क्यों? क्योंकि यह बहुविध बंध बनाता है। कौन पेड़ बनाता है? बहुविध बंध, बहुविध बंध बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? बहुविध बंध। क्वेश्चन पूछ देगा कि यौगिक जो है लगभग 95% कार्बन के बनाता है, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं? बहुविध। अब बताते कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में एक प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है। या पृथ्वी पर कार्बन पाया जाता है? पाया जाता है जी। तो यह बहुविध बंध बनाता है। कैसा बनाता है? बहुविध बंध बनाता है, इसीलिए यौगिक बनाता है। 95% कार्बन से सिर्फ यौगिक बनता है। ठीक। अब जैसे कि बहुविध कौन कौन बनाता है? तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, काजल हो गया, कोयला हो गया। और भी है लेकिन इतना प्रमुख है ज्यादा, हीरा, ग्रेफाइट, काजल और क्या कोयला, ये सब क्या बनाता है जी? बहुविध बंध, बहुविध बंध बनाते हैं। मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होता है? 18.5%। कितना? 18.5%। 18.5%। क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होता है? 18%। कितना होता है जी? मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है जी?
ऑक्सीजन। कौन से? ऑक्सीजन। कौन से? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है? 18.5%। 18.5%। अब इस प्रकार क्वेश्चन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला इस सेट में बहुत क्वेश्चन आया। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करते हैं तो कह रहा है कि अच्छा बताओ किस केचुआ के बारे में बोल रहा है। केचुआ का क्या है जी? केचुआ अपरदनकारी है। मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाने कर देता है ना। अपरदनकारी उसके बोल सकते हैं अपरदनकारी। तो केचुआ क्या करता है? अपरदनकारी। केचुआ अपरदनकारी। केचुआ बताओ किसानों का मित्र केचुआ। अरे केचुआ क्या करता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। मिट्टी की मिट्टी भुरभुरा देता है, मतलब अपरदनकारी कर देता है। मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। क्या करता है? अपरदनकारी कर देता है। तो बताओ किसानों का मित्र किसे कहा गया? केचुआ। किसानों का मित्र किसानों का मित्र। अब जो है अनुकर्मण। अनुकर्मण किससे संबंधित है? अग्रज जाति से। कौन से? अग्रज जाति। अनुकर्मण अग्रज जाति। अनुकर्मण अग्रज जाति। अब नेक्स्ट है परितंत्र सेवा। परितंत्र सेवा परागण। परितंत्र सेवा परितंत्र सेवा किससे संबंधित है? परागण से। किससे? अब है जनसंख्या वृद्धि। तो ये कौन से? जनसंख्या वृद्धि कब होगा? जब जन्म दर बढ़ेगा। जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि होगा। याद रखना जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किससे? जन्म दर से। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर। तो इस प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या करता है जी? सुनिए मस्त क्वेश्चन है। ये 10वें 8वां 9वां में पढ़ा होगा कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? जैसे कि मान लीजिए तार, ये तार ठीक, इसमें हम करंट डाल दिए, धारा प्रवेश करा दिए। तो इसमें जो धारा प्रवेश हुआ, धारा प्रवाह वाले चालक की है। इसके धारा इसमें दिए, करंट दिए। अब इसके चारों बगैर करंट जो फैला है वो क्या कहलाएगा? हाँ क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अब तो कोई धारा है इसमें दे दिए, अब आसपास करंट फैला दे, नहीं देखता है अधिक जितना वोल्ट देगा, ज्यादा वोल्ट देगा तो तुरंत अपने ओर आकर्षित कर लेगा। समझ गया? आकर्षित की करा चुंबक धारा क्षेत्र में, क्षेत्र एरिया में फैला हुआ धारा। मान लीजिए कभी गया है टाल, गया है टाल में जब टावर गड़ा हुआ रहता है, टावर इस तरह से गड़ा होता है तो तार देखता है कहाँ रहता है? ऊपर। लेकिन उसका धारा जो प्रवाहित होते रहता क्या है? 11,000 वोल्ट रहता है ना, 11,000 33,000 जो भी रहे। तो वो बता तरिया ऐसे रहता है, यहाँ से बिछा हुआ है यहाँ ऊपर, लेकिन इसका प्रभाव नीचे भी पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। तो वही क्या है? धारा का क्षेत्र इसमें आकर्षित करता है, मतलब चुंबक का काम करता है। तो चुंबक का काम करता है कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? समझ में आया? याद रखना धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर किसी प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब है चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? ओरस्टेड। किसने दिया? ओरस्टेड ने दिया। चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? कब दिया? 1812 ईस्वी में। कब हुआ? चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? ओरस्टेड। किसने दिया? कब दिया? 1812 में। अच्छा बता चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किस क्षेत्र में क्या करते हैं? विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में। किसमें जी? विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में। जनरेटर में विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किसका प्रयोग करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन पूछेगा। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। आप बताओ विद्युत मोटर को या कोचिंग बदल दे, विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर बदलता है तो वहां पर कौन सा रासायनिक क्रिया काम करेगा जी? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर से अगर परिवर्तित करते हैं कौशल में विद्युत ऊर्जा में, तो कौन सा ऊर्जा वहां पर काम? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा। अब अस्थायी चुंबक बनाने में सबसे अच्छा स्रोत कौन है? इस्पात। इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अब तक अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। कौन लोहा का जी? क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा। कौन सी का? नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक का सबसे बढ़िया स्रोत कौन क्या है? इस्पात। क्या है? इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने का सबसे बढ़िया स्रोत इस्पात। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। अब बताओ चुंबक का गुण समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? चुंबक का गुण समाप्त कब हो सकता है? गर्म करने पर भी हो सकता है। चुंबक का गुण कब समाप्त हो सकता है? गर्म करेंगे तब हो सकता है, अगर उसको पीटेंगे तब हो सकता है। समझ गया? चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। चुंबक का गुण लोहा में रहता है। हाँ, तो चुंबक को पीटिएगा तो चुंबक का गुण उसमें खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार धारा प्रवाह से जितना भी क्वेश्चन था कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? गौर से सुनिए, इकोनॉमिक्स का है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, जहां निवेश और बचत यानी कि पूंजी और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? बताओ सरकार की व्यय क्या होगा? खर्च। क्या क्वेश्चन? जब निवेश और बचत बराबर हो जाए, बचत बराबर हो जाए, बचत पूंजी ना है, पूंजी से जो भी इनकम आया लेके पूंजी प्लस इनकम दोनों के लेके बराबर कर दिया किसके? निवेश के साथ। तो सरकार का व्यय क्या होगा? तो सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? सरकार की आय का बराबर रहेगा। किसका बराबर रहेगा? याद रखना, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा जी? सरकार की आय का बराबर रहेगा। सरकार की आय का बराबर रहेगा। समझ में आया? अब बता समयावस्था का अर्थ क्या होता है? समयावस्था का अर्थ क्या होता है? संतुलन की समान अवस्था। खुद बोल रहा है समयावस्था, संतुलन की समान, समय समान अवस्था, संतुलन की समान अवस्था। समयावस्था का अर्थ क्या होता है? संतुलन की समान अवस्था। अब बचत इसमें क्यों प्रयोग हो रहा है? तो बचत क्या है कि यह आमतौर पर अल्पावधि होती है और कोई भी ज्यादा शोध किए बिना बचा सकता है। लेकिन जितना भी पूंजी हम लगाएं उससे जो हमारा इनकम आया वही हमारा क्या हुआ? बचत। पूंजी छोड़कर, समझ गए? और निवेश जो भी धन लगाते हैं वो हमारा क्या हो गया? निवेश हो गया। शुरुआती दौर में जितना भी धन लगाए वो हमारा क्या हो गया? पूंजी हो गया। समझ में आया? अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो याद रखना 37वां नंबर क्वेश्चन में, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा जी? सरकार की आय का बराबर है। सरकार की आय का बराबर होगा। अब इस प्रकार 38वां नंबर क्वेश्चन के पास जा पहुंचते हैं। क्या कहता है 38वां नंबर? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? करंट का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली नैदानिक मतलब नेत्रदानिक सूची प्रकाशित है? बताओ, अब स्वास्थ्य के बात आ रहा है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा। कौन संगठन? नेत्र दान करेंगे, नैदानिक का मतलब नेत्र दान करके हम की करें? स्वास्थ्य के बारे में आ रहा तो स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य नैदानिक स्वास्थ्य संगठन, नैदानिक याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 25 का शॉर्ट नेम होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना WHO। अब बताओ WHO का स्थापना कब हुआ? 1948। 1948 में हुआ। कब हुआ जी? 1948, 7 अप्रैल। हाँ, 7 अप्रैल 1948 को। तो स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948, इसी दिन जब इसका स्थापना हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन को, तब ये मनाया जा रहा है क्या? स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। सबसे स्वास्थ्य, सबसे साथ, सबसे स्वास्थ्य, सबसे स्वास्थ्य, सबसे साथ। तो याद रखना, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है जी? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। हाँ, जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में कभी मिलेगा सर। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863। कब हुआ था? 1863। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? आप बताओ, रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनेट। किसने किया था? हेनरी ड्यूनेट। किसने किया था जी? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? कब किया? 1863। मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। और आरबीआई का 48 के बाद, यानी कि 1949 में, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था जी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी। आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन था जी? स्मिथ ओसबर्न। कौन था? स्मिथ ओसबर्न। आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष स्मिथ ओसबर्न। और आरबीआई का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सीडी देशमुख। कौन था? सीडी देशमुख। आरबीआई का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सीडी देशमुख। और आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष स्मिथ ओसबर्न। वर्तमान में आरबीआई का अध्यक्ष कौन है जी? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इस प्रकार याद रख सकता है। अब विश्व व्यापार संगठन, हाँ वही है, आरबीआई का गवर्नर, हम अध्यक्ष बोल रहे हैं, गवर्नर होगा।
तो आरबीआई फिर से बोल देते हैं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है जी? स्मिथ ओसबर्न। आरबीआई के प्रथम गवर्नर स्मिथ ओसबर्न। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1904 बैंक के साथ हुआ था। और आरबीआई वर्तमान गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। कौन है? अब बताओ विश्व व्यापार संगठन WTO तो बताओ WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। WTO का मुख्यालय कहाँ है जी? जेनेवा। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995। अब एक क्वेश्चन और बच गया, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन कहाँ है जी? स्थापना कब हुआ? 1919 में। कब हुआ? 1919 में। और जो विश्व व्यापार संगठन है, इसके पहले इसका नाम क्या था? गैट। गैट। समझ गया? तो गैट विश्व WTO जो है, इसके पहले WTO के स्थान पर इसके पहले था गैट। और जो गैट था इसी का नाम चेंज करके लिखा WTO। समझ गया? तो कब WTO किया? 1 जनवरी 1995। जिसकी मुख्यालय कहाँ बनाया? जेनेवा। तो इस प्रकार से मुख्यालय क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिटी का स्रावन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा परिपक्व अंड। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिटी का स्रावन कहाँ से होता है जी? कहाँ से? परिपक्व अंड। कहाँ से? महिलाओं में निषेचन प्रजनन कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। कितने तरह से? 3 प्रकार से होता है। समझ गया? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या देगा? परिपक्व अंड। क्या देगा? किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं जी? प्रजनन अंग को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। मानव कैसा प्राणी है जी? एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? मानव जो है एक लिंगी प्राणी है। और मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। समझा? मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में होता है। लेकिन भ्रूण का जो की बोला क्वेश्चन में समझो। मानव में अंडे का निषेचन अंडा का निषेचन पूछेगा तो फैलोपियन नलिका कहाँ? फैलोपियन नलिका कहाँ था? मानव में अंडे का निषेचन कहाँ था? फैलोपियन नलिका। अगर फैलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन, जबकि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है जी? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? तो इस प्रकार क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? सूचना का अधिकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार भारत में केंद्र निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त था? तो इसका राइट आंसर जो था जम्मू कश्मीर। बताओ, जम्मू कश्मीर उस समय की बात है कि जम्मू कश्मीर में
संविधान तो नहीं था उस समय, नहीं था तब तक सूचना का अधिकार तो नहीं था वहाँ। सूचना का अधिकार कहाँ नहीं था? जम्मू कश्मीर में। सूचना का अधिकार का स्थापना कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? इस समय राष्ट्रपति कौन थे जी? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। तो याद रखना सूचना का अधिकार भारत। अब ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, फिर भी पढ़ देते हैं कि सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में लागू नहीं था? जम्मू कश्मीर। उस समय की बात है, समझ गया? याद रखना सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कब हुआ जी? 12 अक्टूबर 2005। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इसके यानी कि सूचना का अधिकार था क्या? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार था क्या? नहीं बोलता है, कुछ छोटा आता है तो बोलता है कि आरटीआई लगा देंगे, बोलता है कि आरटीआई हम लगा देंगे। तो आरटीआई क्या है? आरटीआई एक ऐसा रूल है जैसे कि प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाती है। देखिए हाँ, ये आरटीआई मान लीजिए किसी के प्रति हम आरटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं सूचना प्राप्त करने के लिए, तब 30 दिन के भीतर हमको सूचना मिल जाएगा, यानी 1 मंथ के अंदर। समझ गया? तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर वाला बात आ रहा। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद सूचना का अधिकार लागू किया गया। समझ में आया? अब 2005 में नहीं लागू था, याद हुआ 31 अक्टूबर जब धारा 370 धारा हटा जम्मू कश्मीर में, तब लागू हुआ। 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी सूचना का अधिकार लागू किया गया। समझ में आया? 2005 में जब ये आरटीआई का लागू किया गया तो मतलब कि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ धारा 370 लागू था, यानी कि वहाँ का जो जनता चलता था किसके तहत? धारा 370 के तहत चलता था। समझ गया? लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, राज्य के दर्जा से हटा केंद्र शासित प्रदेश बना, तब इसमें तो 370 धारा खत्म हो गया। तो 370 धारा खत्म, तब यहाँ आके राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार लागू हुआ, सूचना का अधिकार लागू हुआ। समझ में आया? तो समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार बायोलॉजी क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर डिस्कशन भी किए थे। जीवों के द्विनाम पद्धति, जीवों के द्विनाम पद्धति का खोज किसने किया? क्यों किया जी? जीवों, हाँ कौन किया? लिनियस। कौन किया? लिनियस। कौन किया? लिनियस। जीवों के द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया। कौन और इसका नाम नहीं पूछे थे? कार्लियस। हाँ कार्लियस। कार्लियस पूरा नाम है कार्लियस लिनियस। समझ गया? जीवों के द्विनाम पद्धति लिनियस। कौन से? लिनियस। अब बताओ क्वेश्चन में की करा था कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो 2 घटक कौन से? तो मतलब जीवों के जैसा कि द्विनाम पद्धति दिए तो 2 घटक कौन से, मतलब समझ रहा है? यानी कि जो जीवों को द्विनाम पद्धति दिया, दो नाम पद्धति दिया, यानी कि पहले ककरा कोची बोलता था, उसके बाद जो नाम दिया उसको कोची बोला। तो पहले जो था वो वंश था, अगर जाति, तो वंश को ही जाति बोले जी, उसके बाद जाति। तो याद रखना कौन 2 घटक है जी? वंश और जाति। वंश और जाति, यानी वंश ने कोई जाति का नाम दिया। जैसे कि हमें अभी इतना क्या है, एक प्रकार मनुष्य प्राणी, तो मनुष्य एक प्रकार क्या है? वंश। अब मनुष्य में इधर पर ही विभिन्न प्रकार के जाति का नाम दिया गया।
हैं? सके जाति का एक मतलब समझ रहा है, किस जाति वो जाति मत समझ रहा है। हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, देखो एक स्त्रीलिंग फीमेल और मेल क्या है, मनुष्य है, तो मनुष्य एक प्रकार का क्या है, वंश। मनुष्य क्या है, वंश। और वही वंश में से दो घटक निकला, जाति। जाति निकला, एगो मेल एगो फीमेल, दो जाति निकल गया वंश। लेकिन मनुष्य एक प्रकार का क्या है, वंश। वंश और वो वंश में से दो जाति निकला, एगो मेल जाति एगो फीमेल जाति। समझ आया? तो ये जो दिया किसने दिया, कार्लेनस लिनियस। कार्लेनस लिनियस, कार्लेनस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस दिया था। तब बता मानव जो है, मानव का मानव एक प्रकार का क्या है, वंश। मानव एक प्रकार का क्या है, वंश। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। कौन सी है जी, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसके अनुसार दिए गए नाम के, कोई भी चीज नाम के, किसी भी प्रकार के नाम के दो अंग बताए गए। कितने अंग होते हैं जी, जो क्रमशः जीव के अंश जीन्स और जात के अंश स्पीसीज, स्पीसीज कहते हैं। क्या है, स्पीसीज, यानी कि जीव के अंश को जीन्स, जीन्स और जात के अंश को स्पीसीज, स्पीसीज। जैसे एलियम सेप्पा, एलियम सेप्पा किसका वैज्ञानिक नाम है, प्याज का। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेप्पा, एलियम। प्याज का वैज्ञानिक नाम, प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेप्पा, एलियम सेप्पा। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराजा सटैबा, ओराजा। धान है, धान के खेत में चलो एराजा सटैबा, एराजा सटैबा। धान के खेत में ए राजा, याद रखना, धान का ओ राजा सटैबा, ओ राजा, ओ राजा। धान का वैज्ञानिक नाम, धान का वैज्ञानिक नाम। और मटर का पीसा सटैबा, पीसा। अरे मटर के की करते, पीसते हैं। मटर के क्या करते हैं, पीस के सट, पीसते हैं सट जाता है, पीसते हैं तो पीसा सटैबा, पीसा। और अधिक का क्या है, मनुष्य का होमो सेपियंस, मानव का होमो सेपियंस, मानव का आम का मैंगीफेरा इंडिका। मक्खी का क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्का। इसमें मक्खी एकदम भन भन करते रहेगा, एकदम मस्का लगते रहेगा चारों बगल घूर घूर के। मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्का। तो याद रखना, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। गाय का बॉस इंडिका, बॉस इंडिका। अरे इंडिका का माता, गौ माता, गौ माता। तो पहुंची है बॉस इंडिका, बॉस इंडिका। क्या है जी, बॉस इंडिका। तो गाय का बॉस इंडिका, गाय का बॉस इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका, गाय का बॉस इंडिका। भैंस का बुफैलो, बुफैलो, बुफैलो अवर्स, बुफैलो। भैंस का देखो तो, भैंस बोरा बुफैलो है, भैंस का मीनिंग होता है बुफैलो, बुफैलो, बुफैलो पुलिस, उसी है बुफैलो बेलियस, उचित है बुफैलो। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है जी, हम सही है बोल रहे हैं। बुबैलस, बुफैलो बबुलियस, बुफैलो बबुलियस, बुफैलो बबुलियस। क्या है जी, बुफैलो। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुफैलो बबुलियस, बुफैलो। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक नाम सीख लिए कुछ कुछ, और किसने दिया अपने नाम पढ़ते, कैरोलस लिनियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्या कहता है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं।
पेशियों मतलब समझता है मांसपेशी जिसको बोलते हैं मांसपेशी प्लस हड्डी यानी कि मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है हैं तो लिंगामेंट। तब दरोगा में क्वेश्चन आया था अभी लिंगामेंट अभी पूछा था दरोगा में अति मजनिशियन में क्वेश्चन मजनिशियन तो याद रखना मांसपेशी को हड्डी से कौन सा जोड़ता है जी लिंगामेंट कौन सा जिसको बोलते हैं अस्थि बंधन अस्थि लिंगामेंट का हिंदी अस्थि बंधन याद रखना कौन जोड़ता है अस्थि बंधन मांसपेशी प्लस हड्डी मांसपेशी प्लस हड्डी को कौन जोड़ता है जी अस्थि बंधन और त्वचा को त्वचा से कौन जोड़ता है तो कार्टिलेज त्वचा को त्वचा से कौन जोड़ता है जी कार्टिलेज त्वचा को त्वचा से कौन जोड़ता है कार्टिलेज कौन जोड़ता है जी कार्टिलेज अस्थि से अस्थि कौन जोड़ता है जी लिंगामेंट अस्थि से अस्थि लेकिन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है लिंगामेंट हड्डी से देखो फिर से थोड़ा लोग गलत बोल दिए थे पेशियों बोल रहे थे फिर से पढ़ते हैं मानव शरीर में पेशियों को मानव शरीर में पेशियों का को हड्डी से मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ेगा टेंडन कौन जोड़ेगा टेंडन मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है टेंडन कौन जोड़ता है मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है टेंडन कौन जोड़ता है टेंडन का हिंदी क्या था कंडरा कौन होता है अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी तो लिंगामेंट हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है लिंगामेंट हड्डी से हड्डी मांसपेशी से हड्डी टेंडन कौन जोड़ता है टेंडन जिसको बोलता है कंडरा और हड्डी से हड्डी तो लिंगामेंट जिसको बोलते हैं अस्थि बंधन। अगला क्वेश्चन त्वचा को मांसपेशी ये जो त्वचा है एक मांसपेशी से जुड़ा है कि ना ये त्वचा जो है मांसपेशी से जुड़ा हुआ और उसको कौन जोड़ ले है अवकाशी उत्तक कौन जोड़ ले है अवकाशी उत्तक इससे जोड़ मिलेगा तो याद रखना त्वचा को मांसपेशी को से कौन जोड़ता है अवकाशी उत्तक अवकाशी उत्तक अवकाशी उत्तक अवकाशी उत्तक त्वचा को मांसपेशी से अवकाशी उत्तक याद रखना टेंडन कौन जोड़ता है टेंडन किसको जोड़ता है जी मांसपेशी को हड्डी से मांसपेशी को हड्डी से अस्थि से अस्थि लिंगामेंट अस्थि से अस्थि अस्थि से अस्थि अस्थि से अस्थि लिंगामेंट। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं मानव शरीर में कितने टेंडन होते हैं 3 प्रकार के कितने टेंडन पहला फ्लेक्सर टेंडन दूसरा एक्सटेंसर टेंडन और तीसरा लिंगामेंटस टेंडन। पहला क्वेश्चन फ्लेक्सर टेंडन कौन टेंडन दूसरा एक्सटेंडर टेंडन एक्सटेंसर टेंडन कौन है एक्सटेंसर टेंडन तीसरा लिंगामेंटस
के अंदर लिंगा। अब मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है जी? 206। अब मांसपेशियां 639। मांसपेशी कितना है? 639। तो पेशी और अस्थिबंधन दोनों कोलाजन से बनाता है। पेशी और अस्थिबंधन यानी कि हड्डी से हड्डी जो जुटल है, पेशी और अस्थिबंधन किसका बनाता है जी? कोलाजन का। किसका? कोलाजन का। किसका जी? कोलाजन का। अस्थि से अस्थि कौन जोड़ता है जी? लिगामेंटस। लिगामेंटस। त्वचा को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? अवकाशी उत्तक। कौन जोड़ता है? इस प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो बताओ किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जी? मोनेरा में। किसमें नहीं होता? मोनेरा में। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब बताओ प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा गया? 5 जगत में। कितने भागों में? 5 जगत में। याद है कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। फंजाई बोलते हैं कवक, उसको फंगस बोलते हैं फंजाई। तो याद रखो पादप जगत को कितने भाग में बांटा गया? 5। पादप जगत 5। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। के बांटा पादप जगत को 5 भाग में। RH हेक्टर कौन बांटा? RH हेक्टर। RH हेक्टर कब बांटा जी? 1969। कब बांटा? 1900। याद रखना पादप जगत को कितने भागों में? 5 भागों। पादप जगत पहला फंगस, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा मोनेरा, चौथा एनिमेलिया, पचमा प्लांटी। पचमा प्लांटी। तो इस प्रकार 5 को पादप जगत हो गया। अब है केंद्रक झिल्ली औसत कितना नैनोमीटर कितना चौड़ी होती है जी? 20 से 40 नैनोमीटर। 20 से 40 केंद्रक झिल्ली औसत कितना चौड़ा होता है? 20 से 40 नैनोमीटर। कितना चौड़ा होता है? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होती है। अब केंद्रक झिल्ली नहीं होता है किसमें? मोनेरा में। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता? मोनेरा। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूछेगा जैसे कि केंद्रक झिल्ली में किसमें यानी कि मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक और मोनेरा दोनों याद रखना। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। समझ में? अब देखो कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार का होता है जी? 5 प्रकार। कोशिका के प्रकार के 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मोनेरा कोशिका प्रकार यानी मोनेरा जगत जो है उसमें कौन सा कोशिका होता है जी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज रहित प्लस एमिनो अम्ल का। सेल्यूलोज प्लस एमिनो अम्ल का। अब प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक में कुछ में उपस्थित नहीं होता। कुछ में उपस्थित यानी कि कहने का मतलब यूकैरियोटिका में
कोशिका भित्ति जो होता है क्या रहता है, उपस्थित रहता है। क्या रहता है जी, आपको सेल्यूलोज फंजाई में सेल्यूलोज काइटिन रहता है। कौन रहता है जी, और यूकेरियोटिक में, प्लांटिक के यूकेरियोटिक में उपस्थित सेल्यूलोज उपस्थित। एनिमेलिया में यूकेरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं रहती है, अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है, अनुपस्थित। अब बताओ मोनेरा में केंद्रक झिल्ली रहता है, नहीं रहता है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है। तो प्रोकैरियोटिकों में अब ये पढ़े कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है। अब लेकिन प्रोटिस्टा और यूकैरियोटिक में रहता है। केंद्रक झिल्ली जो होता है प्रोटिस्टा और यूकैरियोटिक में रहता है, यानी कि खाली नहीं रहता, किसमें, मोनेरा में नहीं रहता है, अब बाकी सब में रहता है। कोशिका झिल्ली मोनेरा और प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता, बाकी सब में रहता है। कौची रहता है, कोशिका झिल्ली। मोनेरा और प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है कोशिका झिल्ली, अब बाकी सब में रहता है। समझ गया। अब एक कायिक संरचना, यानी मोनेरा जगत का कायिक संरचना में क्या उपस्थित रहता है जी, कोशिकीय, सबका सब कोशिकीय रहता है। समझ गया। और प्रजनन की विधि, यानी कि मोनेरा जगत में प्रजनन कैसा होता है जी, संयुग्मन विधि के द्वारा। कैसे होते हैं, संयुग्मन। और प्रोटिस्टा में प्रजनन कैसे होता है, युग्मक संलयन एवं संयुग्मन दोनों, युग्मक और संयुग्मन दोनों प्रोटिस्टा में। अब फंजाई में निषेचन होता है, फंजाई में निषेचन, प्लांटी में भी निषेचन और एनिमेलिया में भी निषेचन, तीन गो में निषेचन। और प्रोटिस्टा में युग्मन और संयुग्मन दोनों होता है। और मोनेरा में संयुग्मन सिर्फ होता है, मोनेरा में। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, गरीबी और भुखमरी का निवारण। बताओ, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से किसमें निर्देशित होता है, तो बताओ गरीबी और भुखमरी का निवारण करने के लिए होता है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गरीबी और भुखमरी। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था जी, कब, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी पंचवर्षीय योजना पढ़े थे। कौन सा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बताओ। इंदिरा गांधी का शासन कौन में रहा था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में रहा। 1972 में ये नारा दिया था, 1972। याद रख, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी, पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी। अब शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करता है उसे योजना आयोग गरीबी मानता है। समझ में आया, यानी क्वेश्चन पढ़े थे योजना, पंचवर्षीय योजना में पढ़े थे कि अगर कोई शहरी क्षेत्र के व्यक्ति 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त कर रहा है, यानी कि एक दिन में 2100 कैलोरी ऊर्जा से कम पोषण कर रहा है शहरी क्षेत्र, और ग्रामीण वाला 2400 से कम प्राप्त कर रहा है, तो कौन क्षेत्र में आएगा, गरीब माना जाएगा। वो कौन माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 अधिकारी समिति बनाया गया। कितना जी, 6 अधिकारी। गरीबी हटाने के लिए कितना समिति का गठन, 6 समिति। तो पहला योजना आयोग कार्य समूह समिति, योजना आयोग कार्य समूह समिति कब बनाएगा जी, 1962। योजना आयोग कार्य समूह समिति का स्थापना 1962। और दूसरा है बीएम दांडेकर और रणरथ, बीएम दांडेकर और रणरथ समिति का बनाया 1971। पहला देखो बना था कब, 1962, जो कि भारत और चीन में युद्ध हुआ था। और दूसरा है बांग्लादेश जब अलग हुआ था 1971 में। और तीसरा है अलग समिति 1979, अलग समिति लकड़ा बारह का समिति 1993। यही क्वेश्चन हम पूछेगा,
तेंदुलकर समिति 2009, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2014, रंगराजन समिति 2014। सभ्य जो छो समिति है कौची से संबंधित? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। रंगराजन समिति किस सिद्धांत किसके लिए है जी? गरीबी का उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। तेंदुलकर समिति गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। नगरपालिका की समिति गरीबी उन्मूलन, नगरपालिका। बीएम दांडेकर और रणरत कब जी? गरीबी उन्मूलन, गरीबी योजना आयोग कार्य समूह समिति गरीबी उन्मूलन। देखिए जो छो जो समिति बनाया गया, कौन सा समिति किसके लिए? गरीबी हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए ये समिति का गठन किया गया था। समझ में आया इतना क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन 45 नंबर तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रोज प्रतिदिन इसी टाइम में हमारे क्लास में लाइव जुड़े और कमेंट के साथ अपने उत्तर दें कमेंट में। तो आज का क्लास इतना ही, कल मिलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ेंगे कल। तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।